हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी बेंच में। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रजनन एवं वृद्धि, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रजनन क्या होता है, किन किन जीवों में किस प्रकार का प्रजनन होता है, वह उनकी वृद्धि कैसे होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है। तो प्रजनन क्या होता है, किसी भी जीवधारी के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान नए जीवित जीवों का उत्पादन की क्षमता, इसी को कहा जाता है प्रजनन। समझ में आई बातें? मैंने क्या कहा, जीवधारी द्वारा अपने ही समान, जैसे इंसान है तो इंसान ही पैदा होगा ना इंसान के द्वारा, तो जानवर है तो अपने समान ही जानवर पैदा उत्पन्न करेगा। तो अपने ही समान जीवित जीवों के उत्पादन की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। आई बात समझे? ठीक है, अब ये प्रजनन के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रकार। तो प्रजनन एक्चुअल में दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और प्रकार होता है जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। खैर वो जब हम प्लांट पढ़ेंगे ना उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए दो प्रकार के, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो प्रजनन आ गया समझ में, ठीक है, नए जीवधारी उत्पन्न करना। आई बात समझ में? नए जीवों को उत्पन्न करना। अब ये लैंगिक प्रजनन क्या होता है सर, तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें एक ही जाति के दो जीवधारी आपस में संबंध बनाकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, लैंगिक प्रजनन। आई बात समझ में? एक ही जीव, एक ही जाति के दो जीवधारी, एक ही जाति के दो जीवधारी, जैसे नर हो गया और मादा हो गए, दोनों के मिलन से एक नया जीव उत्पन्न हुआ। समझ में आई बात है? ठीक है, जैसे एक नर हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, तो एक नर और एक मादा, तो दोनों के रिप्रोडक्शन से, है ना, प्रजनन से एक नया जीव उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा प्रजनन कहलाएगा जी, लैंगिक प्रजनन। उसी प्रकार होता है अलैंगिक प्रजनन, इसमें एक ही जीवधारी द्वारा एक नया जीव उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि इसमें प्लांट, बहुत सारे प्लांट में होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीवधारी द्वारा नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता, उसी को बोला जाता है क्या, अलैंगिक प्रजनन। इसमें दो जीवधारी और इसमें एक ही जीव। आई बात समझ में? अब हम इसी पर डिस्कस करेंगे आज लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन किसमें होता है ना, तो हम उसको देखेंगे, तो हम मनुष्य में देखेंगे कि मनुष्य में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक प्रजनन, तो जितने भी जंतु आपने देखे हैं उन सब में कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन। जैसे कि मेरे पास क्या है, मनुष्य का देख लेते हैं। तो मनुष्य में एक होता है नर और एक होता है क्या, मादा। तो नर और मादा के संयुग्मन से, दोनों के संयुग्मन से, देखिए नर से निकलता है शुक्राणु, मादा से निकलता है अंडाणु, ये दोनों के संयुग्मन से एक नया युग्मज उत्पन्न होता है और वही एक नया जीवधारी बनता है। आई बात समझ में? आया ना? तो इसी नर और मादा के द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है। तो वो नया जीव किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नर जननन, उसके बाद देखेंगे मादा जननन, तथा इनका युग्मनज कैसे होता है, तथा एक नया जीवधारी किस तरह से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नर, जिससे निकलता है शुक्राणु, मादा उससे निकलता है अंडाणु। तो किस प्रकार शुक्राणु का निर्माण होता है, कौन कौन से भाग क्या कार्य करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नर जनन अंग। तो ये है हमारा नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो नर जनन अंग में किस तरह से कौन कौन से भाग हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है ये वृषण कोश है, ये वृषण है ना, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मेरे पास वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। और
वृषण कोश वृषण किसके अंदर रहता है जी? वृषण कोश, या फिर इसी को बोला जाता है अधिवृषण। ठीक है, इसे इंग्लिश में बताता है एपिडिडमिस। ठीक है, और ये है मेरे पास शिश्न, जिसे बोला जाता है पेनिस। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू ब्लू कलर में, है ना, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे मूत्र मार्ग है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं ना। और ये है आपको 3 टाइप्स के ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये एक्चुअल में एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, ग्रंथि। तो ये वाला कौन सा ग्रंथि? ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और ये वाला है मेरे पास शुक्राशय। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मूत्राशय, जिसको ब्लैडर बोलते हैं। और ये वाला नली आपको दिखाई दे रहा है इस पतली सी, ये है एक्चुअली मूत्र नली का यूरेटर। ठीक है डियर फ्रेंड, और ये नीला वाला जो दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में यहां से, इसको बोला जाता है शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस। ठीक है डियर फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं कि नर जनन अंग है, तो इसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहली बात आती है कि नर जनन अंग का प्रमुख भाग किसे कहते हैं। तो आप सभी बोलेंगे भाई सर ये है शिश्न है, पेनिस है, यही मुख्य भाग है। नहीं, मुख्य भाग ये नहीं है, ये तो केवल शुक्राणु को मादा तक केवल पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम बस करता है ये। ठीक है डियर फ्रेंड, बनाता कौन है? बनता है शुक्राणु किसमें? वृषण में। आई बात समझ में? तो मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा नर जनन अंग का? क्या हो जाएगा? वृषण, जिसको कहते हैं टेस्टिस। आई बात समझ क्लियर है? चलो देखो, मेरे पास है ट्रेस्टिस, है ना, टेस्टिस मतलब कि वृषण। तो वृषण है, ये वाला रेड वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली इसी का पार्ट है, मैं इसको दर्शाने के लिए कर दिया हूं। तो रेड वाला पार्ट क्या है? वृषण। और वृषण में ही निर्माण होता है किसका? शुक्राणु में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो। तो वृषण, यहां निर्माण होगा क्या? शुक्राणु। क्या निर्माण होगा जी? शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण होगा। ठीक है, शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु। ठीक है, हाँ, तो शुक्राणु निर्माण होगा। और यही शुक्राणु ये जो शुक्र वाहिनियां है, शुक्र वाहिनियां से होते हुए कहां चला जाता है जी? होते हुए ये चला जाता है, कहां स्टोर हो जाता है? यहां संरक्षित होता है। कहां? शुक्राशय में। बना कहां? शुक्राणु वृषण में। फिर वो शुक्र वाहिनी के होते हुए कहां चला गया? शुक्राशय में। आई बात समझ में? और यही शुक्राशय में क्या रहता है? ये संरक्षित रहता है। ठीक है डियर, अब ये देखो, ये जो नली है यहां तक शुक्र वाहिनियां है। अब ये देखिए, यहां से मैं इसको बोलूंगा क्या? मूत्र वाहिनियां। मतलब क्या समझा मैंने? यह मूत्राशय है, यहां मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है, यूरिन कहां रहता है जी? मूत्राशय में। कहां रहता है? ब्लैडर में। आई बात समझ? तो ब्लैडर में यूरिन क्या रहता है? एकत्रित रहता है। आई बात समझ? स्टोर होके रहता है जी। ठीक है, और उसके बाद ये नली आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस नली के माध्यम से हम उसको समय समय पर त्यागते रहते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं। तो ये मूत्राशय से फिर उसको निकाल देते हैं। इसी मूत्राशय से ही जब क्या होते हैं? उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, तब शुक्राणु इस शुक्राशय से निकलकर कहां से? इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है बातें? मैंने क्या कहा कि इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी विसर्जित होता है। कहां से जी? मूत्राशय से। ये आप इस लाइन देख रहे हैं, ये है मूत्र मार्ग। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसी मूत्र मार्ग से क्या निकलता है जी? शुक्राणु। मतलब शुक्राणु मूत्र मार्ग से मूत्र भी निकलता है, और क्या निकलता है? शुक्राणु। दोनों के दोनों निकलते हैं अलग अलग समय। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ। और ये क्या है? ये एक मांसल संरचना होती, जो उत्तेजित अवस्था में कैसा होता है? ये हार्ड हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हाँ, जब उत्तेजित अवस्था रखती है ना, तो ये हार्ड हो जाता है और इसकी संरचना थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, ये मांसल संरचना है, आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट ब्लैक लाइन का आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसे ये शिश्न है, और ये है मेरे पास मूत्र मार्ग, इसी से हम मूत्र विसर्जन करते हैं, और शुक्राणु। तो ये सभी भाग आपको समझ आएंगे कौन कौन से भाग है। अब देखते हैं
एक एक भाग का किस तरह से वो कार्य करता है, क्या क्या उसमें उपयोगिता होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले देख लेता हूं मैं वृषण। ठीक है, तो वृषण क्या होता है, चलो देख लेते हैं वृषण। ठीक है, वृषण टेस्टिस। तो टेस्टिस में है ना, ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस में दो टाइप की हार्मोन निकलता है। एक होता है कि पहले तो निकलता है भैया शुक्राणु। क्या निकलता है, शुक्राणु। आई बात समझ में, शुक्राणु निकलता है और एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, 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 टेस्टोस्टेरोन। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहला क्या निकला वृषण में, एक तो निकलता है शुक्राणु, दूसरा क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये एक्चुअल में एक हार्मोन है। क्या है जी, एक हार्मोन है, हार्मोन। ठीक है, चलो ये एक हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या काम करता है, इसी हार्मोन के द्वारा, समझिए शुक्राणु निकला, आई बात समझ में। ठीक है, तो शुक्राणु निकलता है, तो पहले देख लेते हैं शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है जी, आपने देखा होगा शुक्राणु की संरचना इस तरह से होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, शुक्राणु की संरचना। इस तरह से संरचना होती है शुक्राणु की। ठीक है, कई बार ये गोलाकार हल्का सा दिखाई देता है। ठीक है, गोलाकार में हल्का सा दिखाई देता है। हाँ, ये है मेरे पास क्या, शुक्राणु। ठीक, अब शुक्राणु की संरचना होती है, यही अंडाणु से जाके मिलता है। ये वाला पोर्शन दिखाई दे, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है सर, तो ये नीचे वाला इसको गति प्रदान करने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो शुक्राणु आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से जाता है, किस तरह से वो अंडाणु से मिलता है। तो शुक्राणु, आगे बात समझ में। तो शुक्राणु, दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है कहां, वृषण में, और यही हार्मोन नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आई बात समझ में, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, हाँ, सेकेंडरी हार्मोनल चेंजेस जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये क्या काम करता है, जब वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, ये कब निकलता है, ये कब निकलना शुरू होता है, तो ये मेनली 14 से 15 साल की उम्र में ये निकलना शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है। आई बात समझ में, कब निकलता है, 14 से 15 साल के उम्र होता है जब मनुष्य की उम्र, तब निकलता है। आई बात समझ में, चाहे वो नर हो या मादा। तो नर में टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना, मादा में नहीं निकलता, मादा में दूसरा। ठीक है, तो पहले अभी टेस्टोस्टेरोन, मादा का भी बाद में देखेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ा देता है। तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं, कि कब कब हमको पता चलेगा सर कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में बनना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, पहली चीजें क्या होती है आपके, क्या होता है, जो नर होता है उसमें क्या होता है, जो बाहें होती है और जो प्राइवेट पार्ट है, मेरे पास ये आप दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो इसमें छोटे छोटे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और बाहों में, ठीक है, पहली बात आगे से छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या है, सीना थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, लड़कों का आवाज कैसा होता है, भारी होना शुरू हो जाता है, भारी होता है आवाज। ठीक है डियर स्टूडेंट, और क्या एक बार क्या होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आना शुरू हो जाता है, मुहासे आना, पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण है किसके, कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना शुरू हो गया। आई बात समझ, ठीक। अब ये मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, और इसका ये बनने का एक और रीजन, इसका इफेक्ट ये है कि अपोजिट जो जेंडर है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू होता है इस एज पे। 14 से 15 साल की उम्र में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। आई बात समझ में, क्लियर है। हाँ, अब देखो, अब मेरे पास क्या था, शुक्राणु बन चुका है। तो शुक्राणु बन चुका है तो भाई वो किसके माध्यम से जाता है, शुक्राणु यहां बना, अब वो जाता है, ये मेरे पास शुक्रवाहिनियां है ना। अब ये देखिए, ये वृषण में बना ना,
तो वृषण, वृषण कहाँ स्थित है भाई? ये वृषण कोश में। इसमें वृषण कोश, इसे अधिवृषण भी बोलते हैं। तो अधिवृषण में है ना, अब देखिए अधिवृषण हल्का सा बाहर है ना। देखिए ये जो नर जनन अंग है जिसमें से शिश्न वो शरीर के बाहरी भाग में होता है, और वृषण भी, ये भी कहाँ रहता है? बाहरी हिस्से में। आई बात समझ में? शरीर के बाहरी भाग में यह रहता है। अब देखिए हल्का सा शरीर से लटका हुआ है ना, लटका हुआ है। तो इसका ये रीजन है कि भाई ये शरीर से लटका हुआ क्यों रहता है? ये जो वृषण आपको दिखाई दे रहा है ये दो जोड़ी रहता है ना, सॉरी एक जोड़ी रहता है, मतलब कि दो ठने वृषण रहता है। कितने ठो वृषण रहते हैं? दो वृषण रहते हैं। आई बात समझे? तो ये शरीर के हल्का सा लटका हुआ रहता है। कैसा रहता है जी? लटका हुआ। क्यों लटका रहता है? क्योंकि वृषण को शुक्राणु बनाना है, तो शुक्राणु क्या रहता है? शरीर से कम टेम्परेचर पर शुक्राणु बनता है। क्या बोला मैंने? शरीर से कम टेम्परेचर। शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो वृषण को शुक्राणु बनाना है तो उतने टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, उससे कम टेम्परेचर चाहिए। कम टेम्परेचर, तो ये शरीर से हल्का सा नीचे रहता है, तो इससे शरीर का टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अब ये शुक्राणु बना सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। देखा होगा आपने कि सर्दी के दिनों में ये एकदम थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और गर्मी के दिनों में और ये नीचे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्दी के दिनों में जो बाहर का एनवायरनमेंट हो बहुत ज्यादा क्या होता है? डाउन हो जाता है ना। जो टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है जी, ताप। तो इसको ताप कम हो गया, मतलब कि इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम तो नहीं चलेगा, इसलिए शरीर हल्का सा ऊपर हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे वो शरीर के ज्यादा कांटेक्ट में आ, शरीर का ज्यादा उसको टेम्परेचर मिले। आई बात समझ में? तो गर्मी के दिनों में ये थोड़ा सा और फैल जाता है और ठंड के दिनों में ये सिकुड़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये कितना शुक्राणु वृषण रहता है? मेरे पास दो वृषण रहता है, एक जोड़ी वृषण। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये है वृषण। कहाँ रहता है? वृषण कोश में, जो हल्का सा लटका रहता है ना। ये बाहरी भाग में रहता है। हाथी आपने देखा होगा, उसके आंतरिक भाग में रहता है एक्चुअल, है ना। चलो देख लेते हैं। अब ये जो वृषण शुक्राणु बना है वो किसके माध्यम से जाता है? शुक्र वाहिनिया के माध्यम से जाता है और पहुंच जाता है कहां? शुक्राशय में। कहां पहुंच जाता है? शुक्राशय में। और ये शुक्राशय क्या करता है? इसके लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ठीक है, कौन? शुक्राशय। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहां सुरक्षित रहता है? शुक्राशय में। अब शुक्राशय में सुरक्षित रहता है। उसके बाद देखिए एक और आपको ये प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई दे रहा है ना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करता है? एक्चुअली प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है क्षारी। कैसा रहता है? क्षारी रहता है। और जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो ये नली कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उस अम्लीपन को दूर करता है, क्योंकि वो खुद कैसा रहता है? क्षारी रहता है। जिससे क्या होता है भैया, मेरे पास जो शुक्राणु जब आता है तो उसको कहता है, तो उस मार्ग को ये प्रोस्टेट ग्रंथि कैसे कर देता है? चिकना कर देता है, ताकि वो शुक्राणु है जो मरे नहीं। क्योंकि एसिड में क्या होता है? शुक्राणु मर जाता है। तो ये क्षारीय रूप प्रदान करता है इसके मार्ग को, है ना। और क्या कर देता है? उसको चिपचिपा बना देता है इस मार्ग को, ताकि वो आसानी से चला जाए और शुक्राणु लंबे समय तक जीवित रहे। आई बात समझ में? तो सर शुक्राशय क्या काम करता है? तो शुक्राशय क्या काम करता है? उस शुक्राणु को जो चिपचिपा पदार्थ जो व्हाइट कलर देने का काम कौन करता है? व्हाइट कलर देने का काम करता है कौन? शुक्राशय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो शुक्राशय क्या काम करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम कर देता है? और जब ये नर है ना और मादा दोनों का जब मिलन होता है ना, जब सेक्सुअल रिलेशन बनता है, ठीक है, जब सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो ये क्या है? मेरे पास पेनिस है, ये क्या करते हैं भाई? उसको मादा जनन अंग में, है ना, ये प्रवेश करता है और उसी के माध्यम से जब मादा जनन अंग में प्रवेश करता है, ठीक है डियर फ्रेंड, जब मादा जनन अंग में इसको प्रवेश कराया जाता है तो उसके बाद उत्तेजित अवस्था में शुक्राणु शुक्राशय से निकलता है,
फिर ये आपको दिखाई दे रहा है मूत्र मार्ग से फिर उसके मादा जनन अंग में छोड़ा जाता है, और मादा जनन अंग में जैसे वो प्रवेश करता है फिर वो अंडाणु के साथ दोनों का युग्मनज होता है, शुक्राणु और अंडाणु का। फिर क्या होता है जी, एक नया भ्रूण बनता है, भ्रूण का फिर वृद्धि होता है, फिर उसका पोषण होता है, फिर वो कंप्लीटली एक नया बच्चा होता है 9 महीने का। आई बात समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है मेरे पास ओवरऑल नर जनन अंग। क्लियर है बातें? ठीक है। हाँ, तो मैंने वृषण में क्या होता है, वृषण में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, देखिए आपने देखा कुत्ते लोग क्या करते हैं, जैसे कोई उसके एरिया में आता है तो बहुत ज्यादा भौंकते हैं, तो उसके एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड रहता है ना कुत्तों का कि ये हमारा एरिया है, ऐसा कुत्ते भी रहते हैं। देखिए कुत्ते क्या रहते हैं, जो डॉग रहते हैं, तो ये उनका एरिया हो गया पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर एरिया होता है। तो जब मूत्र विसर्जन करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन निकलता है इसको सूंघ लेते हैं। कौन? डॉग। तो ये क्या करते हैं, इसको सूंघ लेते हैं। अब देखिए अगर कुत्ते लोग है ना पूरे इस चारों एरिया में क्या करते हैं भाई, जाके क्या करते हैं, यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। अब वो पेशाब करते हैं तो उनका एरिया डिसाइड हो गया, भैया ये इतना एरिया है मेरा, इस एरिया में कोई नहीं आएगा क्योंकि इसमें जगह जगह जाके पेशाब कर दिया है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, अपना एरिया डिसाइड करते, ताकि दूसरे कुत्ते उसको सूंघ कर पता लगा देते हैं भाई कि ये एरिया इसका है। आई बात समझ में? और जैसे कोई दूसरा आता है, देखिए कई बार टायर में, कार के टायर में कर दिया या फिर बाइक के टायर में, और वो टायर दिया वो चला गया है ना, और वो गाड़ी वाला चला गया इस एरिया में। अब वो एरिया गया तो देखे होंगे कि कुत्ते लोग वहां पर जाके भौंक रहे, क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता आ गया। क्यों? क्योंकि उसका यूरिन टेस्टोस्टेरोन निकल गया है और वो उनके एरिया में आ गया, तो उनको लगता है कि कोई दूसरा डॉग आ गया है उनके एरिया में। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं, वृषण हो गया। अधिवृषण, अधिवृषण में क्या होता है, अधिवृषण में क्या होता है, ये क्या करता है, एक सहारा प्रदान करता है, मतलब कि एक स्पेस देता है किसको, वृषण को। मतलब एक जोड़ी वृषण, मतलब कि 2 ठो जो वृषण है उसको सहारा प्रदान करता है ना। तो सहारा प्रदान किस प्रकार करता है, ये सहारा प्रदान करता है। और एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है तो क्या होता है, ये एक्चुअल में ये वृषण को फूल जाता है और इसमें लिक्विड भर जाता है। ठीक है। हाँ, तो लिक्विड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है तो उसको एक बीमारी बोला जाता है हाइड्रोसिल। क्या बोला जाता है, हाइड्रोसिल, जिसमें क्या होता है, एक ये जो वृषण है वो फूल जाता है। ठीक है। हाँ, तो उसको जैसे कि कोई आर्मी में गया या फिर कोई फोर्स वगैरह में गया, तो उसमें देखते हैं कि वृषण को चेक करते हैं कि दोनों के दोनों वो जो वृषण का साइज है वो एक्चुअल में टेस्टिस का साइज दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो एक चेक किया जाता है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में चेक किया जाता है। अब देखिए उसके बाद शुक्राशय, उसके बाद क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां के माध्यम से कहा जाता है शुक्राशय, कहा जाता है शुक्राशय में। और शुक्राशय में क्या करता है जी, इसको एक आश्रय प्रदान किया जाता है जहां एक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कहां जी, शुक्राशय। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है ना, शुक्राशय चला गया, फिर वो शुक्राशय के बाद कहां चला जाता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि इसको क्या करता है, एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है, चिपचिपा मार्ग प्रदान करती है। और चिपचिपा व्हाइट कलर आप देखे होंगे, स्पर्म का जो शुक्राणु रहता है उसका कलर कैसा, व्हाइट कलर। स्टार्टिंग में यहाँ बनता है तो व्हाइट कलर नहीं रहता, यहाँ शुक्राशय में वो व्हाइट कलर चिपचिपा रूप उसको दिया जाता है। आई बात समझ में? यह अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, तो ये चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जिससे मार्ग कैसे चिकना हो जाता है। तो अब शुक्राणु आसानी से इस मूत्र मार्ग से मादा जनन में प्रवेश करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये समझ आया ये प्रोसेस कि किस तरह से है ना नर जनन अंग कार्य करता है। देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मेनली है ना जब ये बनना स्टार्ट होता है शुक्राणु है ना, तो जो स्टेज रहता है, जो एज रहता है, तो उसमें कई बच्चे क्या रहता है, बहुत ज्यादा लड़के क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, है ना, मास्टरबेशन करते हैं। तो मास्टरबेशन करते हैं, ठीक है, तो
तो कई बार क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक दिन में कई बार मास्टरबेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब आप किसी भी चीजों को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा उपयोग करेंगे, है ना, एक निश्चित उसकी जो क्वांटिटी उससे ज्यादा उपयोग करेंगे, तो आपके लिए वो निश्चित रूप से वो हानिकारक होगा। तो ज्यादा मास्टरबेशन करना भी हानिकारक है, क्योंकि देखिए ये जो शुक्राशय है यहाँ आके स्टोर हुआ है कौन, शुक्राणु। तो भाई कंटिन्यू आप एक दिन में जबरदस्ती अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, कोई वीडियो देखकर या फिर अन्य सहारा से आप एक ही दिन में कई बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, है ना, तो ये आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू आपके पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और मेरे पास क्या है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये क्या करता है, इसको सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। तो कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए जब ये कमजोर हो जाता है तो देखा होगा आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखो, दीवारों में लिखा होता है शीघ्र पतन, या फिर आपने गुप्त रोगी आपने सुना होगा ना, ये इसी कारण से जब बार बार मास्टरबेशन कर देता है एक समय के बाद, है ना, एक निश्चित समय होती है इसकी, है ना, एक निश्चित समय अर्थात कि बनने का समय, है ना, तो आप कंटिन्यू उसको एक ही दिन में आप जबरदस्ती उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने बॉडी को दिन में कई बार आप कर रहे हैं मास्टरबेशन, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है जी, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है ना। तो वीक हो जाती है तो क्या होता है, इसीलिए वो जल्दी से क्या होता है, शीघ्र ही वो शुक्राणु निकल जाता है। आई बात समझ में? ठीक है डियर फ्रेंड। हाँ, तो ये ओवर मास्टरबेशन ये हार्मफुल है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो एक निश्चित सीमा होनी चाहिए उसकी भी। हाँ? तो ओवरऑल ये है मेरे पास क्या, नर जनन अंग। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सभी चीजें सभी टॉपिक्स समझ आ गई आपको बातें। ठीक है डियर फ्रेंड, ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग मादा जनन अंग।